पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह जी के पास। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी का परिचय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह जी अपने आप में एक राजनीतिक संस्था से कम नहीं है। लगभग 50 साल से अधिक लंबी राजनीति इन्होंने की है। 42 साल के करीब कांग्रेस में और 10 साल अब बीजेपी में इनको हो चुके हैं। बातचीत करेंगे चौधरी साहब से। चौधरी साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। चौधरी साहब, जेजेपी 10 से 46 सीट हरियाणा में पहुंचने और अब राजस्थान चुनावों की चाबी अपने हाथ में होने का दावा कर रही है कि अगली सरकार राजस्थान की उन्हीं की चाबी से बनेगी। ये ऐसे होता है, अब चाबी उनका निशान है ना, तो वो ये तो नहीं कह सकते कि हाथ मिला के चलेंगे या कमल का फूल खिलाएंगे। अब तो चाबी ही है, लेकिन इस चाबी का ना राजस्थान में कुछ, यहाँ पिछले चुनाव में जो लोगों ने इनसे उम्मीद करी थी उससे विपरीत इनका कार्यकाल रहा। इसलिए लोग यहाँ भी इनको राजनीतिक तौर पे ये मान के चले हैं कि इनको मदद करना हमारे हितों के हक में नहीं है। इसलिए राजनीतिक जो बेशक पार्टी में लंबे लंबे लोग हैं, लेकिन राजनीतिक कद घटा है। लंबाई का फ़ायदा वोट लेते वक्त तो उठा लिया उन्होंने, लेकिन फिर अपनी लंबाई को उस लंबाई तक रख नहीं सके और लोगों की नज़रों में, उनकी असेसमेंट में और उनकी सोच में खरे नहीं उतरे। और जिस प्रकार से जेजेपी हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, ठीक है, लड़े। और तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई ये थोड़ा कहेगा। आप पार्टी भी 10 सीटों पे लड़ेगी और कांग्रेस भी लड़ेगी और हम भी लड़ेंगे, और भी कोई पार्टी, चौटाला साहब, बड़े चौटाला साहब की पार्टी है, वो भी लड़ेंगे, और कोई नया पैदा होगा वो भी लड़ लेगा। तो कुछ इन चीज़ों से कोई लंबा चौड़ा नहीं। मेन बात ये है, हरियाणा की राजनीति में आज के दिन भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त पार्टी है और उसके मुकाबले में कहीं ना कहीं इन सीटों पे कांग्रेस से ही मुकाबले होंगे और किसी से कोई गठबंधन धर्म के बीच में अलग अलग डफली, अलग अलग राग जिस प्रकार जेजेपी के चल रहे हैं, ये गठबंधन आप समझो। इस गठबंधन में कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी की एक ये नैतिक जिम्मेदारी भी थी, संवैधानिक जिम्मेदारी भी थी कि वो सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते एक स्थायी सरकार हरियाणा को दे ताकि बीच में चुनाव की नौबत ना आए। और इसीलिए हमने, हमारी पार्टी ने ये फैसला किया कि एक राजनीतिक दल जिसको 10 सीटें मिली हैं उनको साथ लेके हम 5 साल राजनीतिक तौर पे एक स्थायी सरकार दें। और ये हमने दी भी है और अब भी चल रही है इसमें तो। लेकिन ये कहना कि चुनावी गठबंधन अलग चीज़ है। चुनावी गठबंधन तब होता है जब किसी राजनीतिक दल को ये लगे कि हम अभी तक ऐसे अपने आप को स्थापित नहीं कर सके जिससे हम ये कहें कि हमारी अपनी ताकत से हम चुनाव लड़ सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में हरियाणा के अंदर एक मजबूत आधार अपना कायम किया है और उसी के आधार की शक्ति पे हम 10 के 10 चुनाव लड़ेंगे। किसी की ज़रूरत नहीं है हमारे को, जेजेपी की कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ, जेजेपी ये ज़रूर समझेगी कि हम चुनावी गठबंधन में जाएं, लेकिन ये स्थिति है नहीं। जेजेपी का राजनीतिक जो फ्यूचर है 2024 में, अगर इलेक्शन होते हैं लोकसभा और विधानसभा या पहले होते हैं, तो आपका पुराना अनुभव है, बहुत ज़्यादा वरिष्ठ नेता हैं, क्या समझते हैं? जेजेपी का तो कुछ है ही नहीं, मैंने बता दिया। जेजेपी में कोई एमएलए भी अगर जीत गया ना एक आध, तो वो अपनी ताकत से जीतेगा, वो खुद अच्छा कैंडिडेट हो। पार्टी के नाते अब वोट नहीं है। जिन वोटों को लेके 10 एमएलए जीते थे, वो वोट आप आज के दिन अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती हैं कि हमारे से ठगी कर ली इन्होंने। ये है, सही मायने में पूछा जाए तो आज कोई है नहीं उनके साथ। बीजेपी के जो प्रभारी हैं हरियाणा के, विप्लव देव, उन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में कहा कि उचाना से बहन जी यानी प्रेमलता जी चुनाव लड़ेंगी। उसके बाद से जेजेपी और बीजेपी में एक वाकयुद्ध शुरू हो गया।
ठीक है, वो तो हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने अपनी बात कही। और वैसे भी देखो, मैं बताऊं, जो भी प्रभारी होता है ना पार्टी का, उसकी हमेशा यही सोच होती है कि मैं अपनी पार्टी को मजबूती कैसे दूं। और मजबूती ऐसे नहीं आती कि अच्छा हम देखेंगे अगले चुनाव में प्रेमलता जी को लड़ाना है या क्या है। तो वो कमजोरी की बातें हैं। विप्लव देव ने सही हरियाणवी स्टाइल में कहा कि हमारी इस सीट से, उचाना से, हमारी दीदी प्रेमलता चुनाव लड़ेगी। ये पार्टी काडर में, वोटों में एक नया बात शुरू होती है। और लोग जो, जिनको फैंस सिटर बोलते हैं ना, अब हो सकता है उचाना में भी फैंस सिटर हो कि मेरे को भी टिकट मिल सकती है, मेरे को भी मिल सकती है, उनको भी ये यार छोड़ो, अब तो इसका बोल के गए हैं। तो ये पॉलिटिकल चीज़ें कहना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने साफ कहा कि 90 सीटों पे असेंबली की और 10 लोकसभा पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये बात तो जेजेपी भी कहती है कि हम भी 90 पे लड़ेंगे। तो आप समझ लो इसका रिजल्ट क्या होगा, वो वही होगा जो बोल रहे हैं। जिस प्रकार से आप लगातार कहते आ रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से कि उचाना से अगले चुनाव दुष्यंत चौटाला नहीं लड़ेंगे, लेकिन दुष्यंत चौटाला दूसरी तरफ कहते हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह अगर ये लिख कर दें, ऐसा राजनीतिक एक बहस क्यों चल रही है? अच्छी बात है, उनसे भी लिखवा लो, मेरे से भी, फिर करते हैं बात आमने सामने बैठ के। मैं जो कहता हूँ वो इसलिए नहीं कहता कि कोई राजनीतिक तौर पे मैं उससे कोई कोई लाभ उठाना चाहता हूँ, नहीं। मेरे को ये पता है कि जो हमारा वोटर है वो दुष्यंत चौटाला जी से नाराज है। नाराज इसलिए है कि उन्होंने एक तो उनकी भावनाओं के विरुद्ध बीजेपी के साथ अलायंस किया, जो कि जिताने वाले लोगों की ये भावना थी नहीं। और दूसरी बात ये कि चलो वो भी, अब वो कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर 10 सीटें थी अब 46 दे दो। चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर अगर लड़ने की इच्छा होती ना, तो 10 लोग बाहर बैठ के अपनी लड़ाई लड़ते भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तब पता लगता, तब लोग कहते कि हाँ हमने वोट दिए तो ठीक है। आज कोई आदमी इस बात के लिए तैयार नहीं, सब ये कहते हैं इन्होंने हमारे साथ धोखा किया वोटर्स के साथ। तो अब जो लोगों की भावना है वो है, उसको ना हम रोक सकते ना और कोई रोक सकता। चौधरी साहब, परिवारवाद की बात काफ़ी रहती है राजनीति के अंदर, कई जगह चर्चा होती है, राजनीतिक रूप से इस बात को मुद्दा भी बनाया जाता है। जिस प्रकार से आपके बेटे सांसद हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं, वो उसके बाद आपकी धर्मपत्नी खुद विधायक रही हैं, और जैसा विप्लव देव जी कह चुके हैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कि अब भी टिकट के संकेत उन्हीं को मिलने के हैं। इस तरह से दूसरी पार्टियों को क्या मौका नहीं मिलेगा परिवारवाद की उंगली उठाने का? नहीं, परिवारवाद का मतलब क्या? परिवारवाद में किसी ने किसी के साथ धोखा किया, ठगी की, भ्रष्टाचार किया है, किसी को राजनीतिक तौर पे किसी को प्रताड़ित किया, और राजनीतिक तौर पे अपने साधनों को और अपनी आमदनी को और अपनी दौलत को बढ़ाया, और सरकार के सहारे से दूसरों की दौलत को लूटा, तो मैं कहता हूँ वो परिवारवाद की परिभाषा में तो ठीक है। लेकिन जिसने परिवार में रह के अपने आप को एक ऐसे प्रस्तुत किया जैसे कि कोई ये ना कहे कि इसने यहाँ पैसा बना दिया, इसने यहाँ हमारे साथ दुश्मनी की, इसने यहाँ गुनाह किया, इसने यहाँ भ्रष्टाचार किया। मैं कहता हूँ परिवारवाद का मतलब क्या? परिवारवाद सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसकी व्याख्या वो होनी चाहिए कि परिवारवाद मतलब भ्रष्ट परिवारवाद जो राजनीति में आए हैं उनसे हिसाब लो। जिन्होंने लोगों के लिए किया उसका क्या परिवारवाद? आप समझो इस बात को कि ये परिभाषित करना। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूँगा कि जहाँ
रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों ने अपने परिवार को ही पार्टी पे कब्जा करने का, वहाँ ज़रूर ये भावना आती है कि भाई यही रहेंगे क्या। अब रीसेंट एग्जाम्पल जो है वो यही है। शरद पवार जी की पार्टी में जो विभाजन हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो पार्टी अध्यक्ष बनाए गए या कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, उससे रिजल्ट ये निकला कि बेटी को बनाया और कहीं ना कहीं भतीजे को नहीं बनाया। तो ये हैं चीज़ें, लेकिन मैं ये बात भी मान के चलता हूँ जहाँ दूसरे को बना दिया हो वहाँ कोई अच्छे रिजल्ट भी ना आए हों। तो परिवारवाद की व्याख्या जिस प्रकार से होती है वो नहीं है। महात्मा गांधी का बेटा अगर कोई अच्छा इंसान है और उसकी सब इज्जत करते हैं तो भाई किसी को क्या तकलीफ है। लाल बहादुर शास्त्री का बेटा किसी को जब कहाँ जाता है तो लोगों में तालियों से उसका स्वागत होता है। उसका स्वागत नहीं होता, बल्कि क्योंकि वो उसका बेटा है, लाल बहादुर शास्त्री का स्वागत होता है। तो ऐसे परिवारवाद को अगर हम ये कहें कि ये राजनीति में परिवारवाद, वो परिवारवाद नहीं। शहीद भगत सिंह के आज, उनके तो कोई था नहीं, लेकिन उनके भाई के लड़के पोते, उनका भी आज लोगों में स्वागत होता है। तो ये, और फिर ये देश, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हम तो ऐसी समाज में रहे हैं ना जहाँ जो बड़े लोगों का सम्मान होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, कोई एक जगह आके ख़त्म नहीं होता। कांग्रेस के मुद्दे पर आपका खूब लंबा अनुभव रहा है, 42 साल खुद कांग्रेस में रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि एक बार जब चौधरी भजनलाल काफ़ी पावरफुल थे कांग्रेस में, तो उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक नारा दिया था कि हरियाणा को लाल मुक्त किया जाए। उस वक्त 3 लालों का ही जिक्र था। तो उस वक्त अगर देखा जाए, शमशेर सिंह सुरजेवाला, आप, कर्नल राम सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये सभी लोग इकट्ठे हुए थे, डॉक्टर राम प्रकाश जी, ये सारे इकट्ठे हुए थे। आज ऐसा ही सिनेरियो चंडीगढ़ के अंदर दोबारा बनता नजर आ रहा है, जब शमशेर सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला, ये सारे लोग जब एक मंच पर आ रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भांजी जो कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं, एक तरह से आपस में रस्साकशी, कैसे देखते हैं सारा मामला? देखिए, रस्साकसी की वजह से ही तो हरियाणा में कांग्रेस कमज़ोर हुई, और इसी रस्साकसी की वजह से, क्योंकि ये मनोवृत्ति है कि आप मुख्यमंत्री बन जाओ, दूसरों को ये कहो कि इनको ख़त्म करो। इंद्रजीत सिंह जी आज पार्टी छोड़ के क्यों गए हैं? मैं आपको 10 ऐसे आदमियों के नाम बताता हूँ जिसकी वजह ये थी कि जो पार्टी मुखिया थे वो ये समझते थे कि मैं ही हूँ पार्टी, मैं ही कांग्रेस हूँ, बाकी कुछ नहीं। और मैं भी इसीलिए पार्टी छोड़नी पड़ी, वरना 42 साल कोई पार्टी में रह के कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। हम तो बीजेपी के किसी एक नेता को भी हमारा परिचय नहीं था कि कौन नेता बीजेपी में हम किसी को जानते हैं। लेकिन आज सिर्फ इसीलिए कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी रखनी हो तो बड़े दिल के आदमी होने चाहिए। छोटे दिल से कोई कांग्रेस को चलाएगा तो कांग्रेस कमजोर होगी। ये जो त्रिमूर्ति का संगम, इसको लेकर राजनीतिक टिप्पणी क्या है? मैं तो ये कहता हूँ, ये त्रिमूर्ति की ताकत, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इसके साथ मिले। त्रिमूर्ति का मतलब ये नहीं है कि तीनों इकट्ठे होकर भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मोर्चा लगाए, फिर तो वही फैक्शन रिडन होगी। वही तीनों अपनी शक्ति और भूपेंद्र सिंह की शक्ति चारों जोड़ के, और भी कोई बचा हो उसको भी जोड़ के, तो कांग्रेस लोग ये कहेंगे कि अब तो अकल आई। बाकी अकल आने नहीं। आपको लगता है कि ये इकट्ठे हो जाएंगे? जिस प्रकार से महेंद्रगढ़ सीट, भिवानी सीट को लेकर किरण चौधरी ने कहा है कि इन 3 जिलों में मुझे किसी नेता की जरूरत नहीं, यहाँ पर मेरा अपना प्रभाव है, मेरी बेटी का प्रभाव है। और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान ने जो टिप्पणियां की हैं इसको लेकर बड़े खुले रूप से, मतलब एक तरह से चैलेंजबाजी चल रही है। आप देखो, एक तो भाई बात यह है, मैं कांग्रेस में हुई नहीं यार, छोड़ो, मेरे से क्यों करवाते हो। बाकी ये जो है ना, इसकी वजह क्या है ये समझने की है। मैं समझता हूँ और लोग भी समझते हैं
जो 50-50 साल, 30-30 साल, 25-25 साल सत्ता में रहे लोग हैं, वो एब्सोल्यूट पावर के लिए काम कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहता है कांग्रेस में हूं तो बस मेरी पावर मेरी हो। इसी तरह ये जो त्रिमूर्ति की बात कर रही है, इनके मन में भी कहीं ना कहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पीछा छूटे तो मैं ही कांग्रेस। ऐसे कांग्रेस नहीं, कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस किसी एक विशेष व्यक्ति की पार्टी नहीं है। कांग्रेस मिलके करेगी तो कांग्रेस को परिणाम ठीक मिलेंगे। कांग्रेस अगर लड़के करेगी तो कांग्रेस कमजोर होगी, उसका फायदा हम उठाएंगे और उठा रहे हैं आज भी। सिरसा के अंदर जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के निशाने पर हुड्डा साहब रहे, हुड्डा साहब ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें अपना मित्र बताया। ये आपने शमशेर सिंह गोगी से भी पूछना चाहिए, मैंने उसको बताया था। मैंने कहा भाई ये दोस्ती, मैंने कहा ये तो पार्टी के हक की बात है क्या पार्टी के खिलाफ की? तो कहता है क्या ऐसा हुआ है? मैंने कहा बिल्कुल ऐसा हुआ है। और मैंने कहा ये जो चीज़ें हैं ये किसी के पॉलिटिकल एक्यूमेंट को रिफ्लेक्ट करती हैं कि उन्होंने ये बात क्यों कही। अब जैसे मैं एक दो संस्थाओं का मेंबर हूँ, ट्रस्ट का, तो वहाँ कुछ लोग जो ज़्यादा धार्मिक है ना, वो बोलते हैं अच्छा मीटिंग शुरू करने से पहले ओम भूर्भुवः स्वः का उच्चारण कर लें। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उच्चारण, मेरे मित्र हैं, इस उच्चारण को ओम भूर्भुवः स्वः के उच्चारण के साथ आप जोड़ो, पता लगेगा क्या मामला है। नहीं, इसके अलावा पहले प्रधानमंत्री को भी अपना मित्र बताते रहे हैं वो तो। मैं बता रहा ना कि ये जो चीज़ें हैं ये ठीक है, अच्छा है। अगर अपने संबंध सबसे अच्छे होने चाहिए, राजनीतिक संबंध अलग बात है, सामाजिक संबंध अलग बात है, लेकिन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू करने से पहले ये बात कहना, ये कहीं ना कहीं इशारा करता है। और ये इशारे के कई रूप हो सकते हैं, इसलिए सारे रूपों को तो आज मैं नहीं बताऊंगा। आम जनता को सरल भाषा में बताना हो तो क्या तरीका है? आम आम जनता मेरे से ज्यादा समझदार है, सब समझती है। केंद्रीय स्तर पर जिस प्रकार से हाल ही में कई राजनीतिक दलों का गठबंधन बना है और इसके अलावा शिमला में मीटिंग रखी गई है, राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से ये कहा जाए भाजपा और उसके सहयोगी दलों के खिलाफ जिस प्रकार से कांग्रेस और अन्य दल इकट्ठे हो रहे हैं, इस पर आपकी तात्विक टिप्पणी क्या है? ये राजनीतिक जो प्रक्रिया है उसमें 10 साल भारतीय जनता पार्टी का राज और मोदी जी का लोगों में उनकी पकड़, लोगों में उनकी प्रशंसा और सारी अंतर्राष्ट्रीय जगत में उनका नाम, ये विरोधी दलों ने इस बात को मान लिया कि कभी कांग्रेस, जब इस तरह का कांग्रेस का रूप था, तब भी विरोधी दल इकट्ठे होकर चुनाव लड़ते थे। और आज मोदी जी का ये रूप देख के बीजेपी का इतना रूप नहीं है जितना मोदी जी का। क्योंकि पिछला जो चुनाव हुआ जिसमें 303 सीटें बीजेपी ने जीती, हर आदमी ये कहता था कि हम मोदी जी के साथ। 303 एमपीओं में जीत का सबसे ज्यादा अगर क्रेडिट सेरा किसी को जाता है तो मोदी जी को जाता है। इसलिए विरोधी दल आज ये समझने लगे हैं कि हम इकट्ठा होकर लड़ेंगे तो मुकाबला करेंगे, वरना कोई मुकाबला है नहीं। और इसके परिणाम उनकी इच्छा शक्ति पे निर्भर है कि वो कितने निस्वार्थ होकर जुड़ते हैं। जितने निस्वार्थ होकर जुड़ेंगे उतनी उनकी शक्ति बढ़ेगी। और जितना, यानी वो कहते हैं ना कि आंख से आंख तो मिल गई लेकिन गले से गले नहीं मिले, दिल नहीं मिले, तो वो फिर कितनी पार्टियों का गठबंधन हो, वो मजबूत नहीं होगा। हाँ, अगर इस इच्छा शक्ति से लड़ते हैं कि हमारे को लड़ना है, इकट्ठा लड़ना है, और एक और भी बताऊं मैं, कहीं उनको कामयाबी भी मिल जाए तो लोगों को ये भी शक है कि ये फिर 6 महीने में लड़के फिर खराब कर देंगे। तो इन चीज़ों से निपटने के लिए अभी तक पटना की मीटिंग के बाद भी कोई ऐसा स्वरूप उस गठबंधन का उभर के नहीं आया है जिसमें लोगों का विश्वास बढ़े। अब देखते हैं शिमला की मीटिंग में क्या होता है।
चौधरी वीरेंद्र सिंह बहुत जल्दी भाजपा छोड़ देंगे, आपकी बातों से तो ऐसा लगता नहीं, लेकिन अटकलें क्यों ऐसी हैं, ऐसी चर्चाएं क्यों हैं? अच्छी बात है, आप भी चलाते रहो। और राजनीति में तो चर्चाएं ना हो तो फिर नेता की रोटी हजम नहीं होती ना। जो दिन में भोजन करते हैं उसका कुछ ना कुछ तो रूप होना चाहिए। बाकी मैंने जैसे बताया 42 साल की कांग्रेस की राजनीति, 10 साल बीजेपी में, और अब तीसरा कदम मैं उठाऊंगा, तो उससे मतलब मेरे जैसे आदमी का, जिसका 50 साल से ज़्यादा चुनावी राजनीति, 77 साल की उम्र, और उसमें क्या खाक वो बोलते हैं ना, तो इसलिए कोई है नहीं ऐसी बात। बाकी चर्चा ज़रूर है, और चर्चा को मैं ये नहीं कहता कि चर्चा क्यों ना हो, क्यों वो चर्चा होती इसलिए है कि मेरी भाषा और मेरे विचार पार्टी के हित की बात करते हैं। अब पार्टी उसको ये कहे कि ये तो हमारे खिलाफ बोलता, मैं नहीं मानता। मैं पार्टी के हित की बात करता हूँ, और हर बात में मैं ये चाहता हूँ कि पार्टी मजबूत हो। लेकिन अब उसको प्रेस मीडिया क्या लेती है वो तो सोचने की बात है। चौधरी वीरेंद्र सिंह की राजनीतिक सक्रियता, चुनावी आपने मना कर दिया कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे अगले, लेकिन उसके अलावा जिस हरियाणा में लगातार आपके दौरे चलते हैं तो बेचैनी तो कईयों की बढ़ती है। हाँ, मैं 2 अक्टूबर को मैं एक सम्मेलन कर रहा हूँ, वीरेंद्र सिंह के साथियों के संचालन से होगा, वो किसी राजनीतिक दल का नहीं होगा। और मेरे ऊपर ये भी एक चर्चा का विषय है, मेरे साथियों के बीच में ये भी बैठे हैं कई, कि आप ये फैसला वापस लो कि आप चुनावी राजनीति से रिटायर हो रहे हो। तो मैंने ये फैसला भी किया है, उसकी घोषणा तो मैं 2 तारीख को करूँगा, लेकिन मैं अपने दोस्तों की बात को बड़ा विचार कर रहा हूँ कि क्या ये जो कह रहे हैं इस बात पे यानी मेरे मन में हैं बातें बहुत सी, तो उस पर विचार करके फैसला करेंगे। पुराने घर में वापसी का भी फैसला कभी सोचा जा सकता है? देखिए, बात यह है कि अब अभी 3 मूर्ति की बात कही, फिर 4 मूर्ति हो जाएगी इसलिए अभी तो इस चर्चा को रहने दो। चौधरी साहब, जिस प्रकार से आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मिलकर आए हैं, मनोहर लाल जी से मिलना आपका क्या ये समझा जाए कि चुनाव कहीं 2024 की बजाय 2023 में होने की तैयारी तो नहीं, कोई संकेत तो नहीं ऐसे? हो सकता है, चर्चाएं हम भी सुनते हैं, हम दिल्ली में भी सुनते हैं हम, और इस चर्चा के अनेक कारण भी हैं, और इसीलिए लोगों में ये चर्चा इसलिए है कि 23 तारीख की पटना की मीटिंग, विरोधी दलों का इकट्ठा होने का काम शुरू, और प्रधानमंत्री जी की अमेरिका में जय जयकार, ये कई कारण हैं। कोई कहता है इनको जय जयकार को बनाओ, कोई कहता है कि विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, इससे सावधान रहो। ये हैं राजनीतिक चर्चाएं हैं, चलती रहेंगी। आप किस बात से, मतलब आपके पक्षधर किस बात के हैं कि लोकसभा विधानसभा इकट्ठे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए? ये तो सारे देश के इकट्ठे हो तब तो बात है। अब हरियाणा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव इकट्ठा होना कोई मतलब नहीं। नंबर 1 बात। 2 बात ये कि अगर इस बात पे प्रधानमंत्री जी ने कई बार कही है कि हमारे को कोई ऐसा कानून या संविधान में परिवर्तन करना चाहिए जिससे कि सभी राज्यों के लोकसभा के चुनाव इकट्ठे हों, और इससे बहुत पैसा भी बचता है। फिर ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, कभी पंचायत के इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट, कभी असेंबली इलेक्शन का, कभी पार्लियामेंट का, और कभी कोई मर गया तो उसकी जगह बाई इलेक्शन का, यही काम की स्पीड रुक जाती है जो डेवलपमेंट स्कीम। ये धन्यवाद। तो ये हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, बेबाकी से बात करने के आदी हैं, किसी बात को छुपाने में ज़्यादा यकीन नहीं रखते, गोलमोल तरीके से भले ही इशारे कई कर दें लेकिन कई बातें बहुत स्पष्ट रूप से भी बताते हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस का जो 3 नेता इकट्ठे हो रहे हैं उन पर भी उन्होंने टिप्पणी की है, क्योंकि कोई जमाना था जब ये भी कांग्रेस के एक उस धड़े में शामिल थे जो चौधरी भजनलाल के खिलाफ बना था। दूसरा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात इनकी रही है, वो उस मुलाकात के राजनीतिक संकेत जो हैं वो सांकेतिक भाषा में बता रहे हैं कि चुनाव जल्दी भी हो सकते हैं।
तीसरी अहम बात जो इन्होंने कही है कि ये अपने साथियों के अपने जितने सुझाव आ रहे हैं इनको इन पर दबाव है इस बात का, और ये राजनीतिक रूप से जो एक निर्णय पहले कर चुके हैं कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये ऐसा बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है कि अब ये इस निर्णय को विथड्रा करने जा रहे हैं और इसकी विधिवत घोषणा भले ही ये पब्लिक मीटिंग में आने वाले दिनों में करें, लेकिन पंजाब केसरी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में इस बात को इन्होंने बिल्कुल मोहर लगा दी है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।